किस तरह से करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। अब आता है हमारे पास कि सर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कैसे होगी। स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के अंदर एक मैट्रिक्स है बहुत ही मशहूर, जो आई कैप पूछना पसंद भी करता है, और वो है एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स। एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स ये कहता है कि भाई आपकी जिंदगी का जो प्रोडक्ट का पहला स्टेज होता है वो होना चाहिए मार्केट पेनिट्रेशन। सर मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या होता है, आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में सक्सेसफुल बनाते हैं। सुकून से पहले एक चीज बेचते हैं, सुकून से पहले एक चीज बेचते हैं, वन प्रोडक्ट वन मार्केट, पेनिट्रेट करा देते हैं उसको, पूरा पेनिट्रेट करा देते हैं। हाँ मिनहाल ये कह सकते हैं हमारा फ्रेमवर्क है या हमारी गाइडेंस है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। बिजनेसमैन ये सब किताबी बातें नहीं सोचता, वो कहता है भाई मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, वो कौन सी प्राइसेस पे मेरा प्रोडक्ट जाके बिकेगा, वो इस तरह से सोचता है कौन से फीचर्स मैंने देने हैं। बहरहाल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाओ, सबसे पहले ये काम कर लो। इसमें आपको रोबस्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट का मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा, लोगों तक उसे ले जाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को फैलाना पड़ेगा, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। एंड यू गेट सक्सेसफुल इन ब्रांडिंग वन ऑफ योर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में आप सक्सेसफुल हो जाए, एक प्रोडक्ट बहुत कामयाब कर लें उसको। फिर स्टेज आता है यू आइदर गो फॉर मार्केट डेवलपमेंट और यू गो फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आइदर यू गो फॉर मार्केट डेवलपमेंट और यू गो फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सर मार्केट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, मार्केट डेवलपमेंट का मतलब है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बट न्यू मार्केट, न्यू मार्केट। मिसाल के तौर पे सबसे पहले फूड पांडा आया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में। उसके बाद फूड पांडा आया, फूड डिलीवरी की बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद में, और जो आपकी जितनी इस तरह की टीयर 2 सिटीज होती हैं, टीयर 2 सिटीज में आ गया। पहले उसने हाई एंड सिटीज में लॉन्च किया, चल गया, अब ये टीयर 2 सिटीज में आ गया। अब तकरीबन पूरे पाकिस्तान में आपको फूड पांडा की जो फैसिलिटी मिलती है। जैज वगैरह भी ऐसे ही आए थे, शुरू इन्होंने इन शहरों से किया था, वक्त के साथ साथ ये शहर इनके आगे प्रोग्रेस कर गए थे, आगे बढ़ गए थे। यही सिनेरियो उनका भी हुआ था। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आ जाओ। सर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आप नए प्रोडक्ट लेके आते हैं टू द एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। कोई मुझे एग्जांपल देगा, फूड पांडा की एग्जांपल है। फूड पांडा ने अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट पाकिस्तान बनाने के बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो कौन सा था। बिल्कुल मिनहाल, सही पहुंचे हो, सही पहुंचे हो। पांडा मार्ट, इट्स अ न्यू प्रोडक्ट बट दी एग्जिस्टिंग मार्केट, ये पांडा मार्ट। और फिर एक वक्त आता है आप इतना आगे बढ़ जाते हैं कि फिर आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर फिर आपके पास होती है रिलेटेड, या बिल्कुल हो जाती है जी कॉन्ग्लोमरेट, जहां पे आप हर तरह की मार्केट में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पांडा मार्ट देखो सबको क्लिक हो रहा है ना, ये एग्जांपल्स तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे आसपास हैं, पर तुम्हें क्यों रट्टा मारना पड़ता है इन चीजों का भाई, इन चीजों को क्यों रट्टा लगाना पड़ता है। बिजनेस को एग्जांपल से समझो, तुम्हारे आसपास हो ही बिजनेस रहा है। तुम जो ऐड देख रहे हो वो किसी बिजनेस का है, जो चीज देख रहे हो प्रोडक्ट प्रमोट होते हुए देख रहे हो किसी बिजनेस का है। उठाओ एक बिजनेस को, लगाओ अपनी किताब के ऊपर, अप्लाई करो, देखो तुम्हें समझ आ जाएगा कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। बहरहाल सर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है जब हम अपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स में करते हैं। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे मेरा प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, ये इसके पीछे इसकी रॉ मटेरियल की चेन है, और ये आगे इसकी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की चेन है। ठीक है, अब देखो ये लाइन सीधी नजर आ रही है, बिल्कुल सर ये लाइन सीधी नजर आ रही है, इसीलिए इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल आपको स्ट्रेट नजर आ रही है। ये प्रोडक्ट से पहले है, ये प्रोडक्ट के बाद है, दिस इज वर्टिकल इंटीग्रेशन।
अगर आप यहाँ पे रॉ मटेरियल का कंट्रोल ले लोगे तो ये कहलाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सर इसको बैकवर्ड क्यों कहते हैं? देखो ना, प्रोडक्ट के पीछे है ये। और ये कहलाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। सर इसको फॉरवर्ड क्यों कहते हैं? सर ये प्रोडक्ट के आगे है। और ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? ये दोनों मिलके कहलाते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। मिसाल के तौर पे इसकी इस तरह से एग्जांपल ले लो कि एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करने वाला चॉकलेट चिप्स एक सप्लायर से बाय करता है। सप्लायर बनी बनाई चॉकलेट चिप्स दे जाता है, चॉकलेट नट्स दे जाता है, वो अपनी आइसक्रीम के ऊपर उसकी फिलिंग कर देता है। एक वक्त आता है वो कहता है यार ये भी मैं खुद बनाऊंगा, कोको पाउडर भी मैं खुद बनाऊंगा, मिल्क पाउडर भी मैं खुद बनाऊंगा, जानवरों को ले आओ, खेत लगा दो, पूरा फार्म लगा दो, दूध भी हम खुद बनाएंगे अपनी आइसक्रीम के लिए, मिल्क की पैस्चराइजेशन और सारी चीजें सब हम खुद करेंगे। आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया है। एक आइसक्रीम वाला कहता है यार मेरी आइसक्रीम सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टोर पे बिकेगी, मैं रिटेल आउटलेट करूंगा, मेरा रिटेल स्टोर होगा, उस पर ही बिकेगी। ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। आपने डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटर आप खुद बन गए या रिटेलर आप खुद बन गए। फिर सर आपका एक प्रोडक्ट से दिल नहीं भरता, फिर आप अंबानी की तरह, टाटा की तरह, जो है वो तब्बा की तरह, लखानी की तरह, ये जितने बड़े बड़े टाइकून्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, आप यहाँ रुकते नहीं है। आप कहते हैं मियाँ रिलेटेड प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट P1 बनाया, P2, P3, P4। पहले सीमेंट बेच रहे थे, दिल नहीं भरा, पेंट बेचना शुरू कर दिया, दिल नहीं भरा, बिजली बेचना शुरू कर दिया। खैर वो रिलेटेड नहीं है, वो कॉन्ग्लोमरेट में चले जाएगा, लेकिन सो ऑन सो फोर्थ। कोलगेट की एग्जांपल ले लो। कोलगेट शुरू हुआ था टूथपेस्ट से, चला गया वो साबुन पे भी, अब वो पूरा होम केयर, पर्सनल केयर, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। यूनिलीवर की एग्जांपल ले लो। यूनिलीवर शुरू हुआ था साबुन और ये सारे हाइजीनिक प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं उनसे। आज यूनिलीवर आइसक्रीम भी बनाता है, वो फूड प्रोडक्ट्स भी बनाता है, वो कॉफी, चाय का बिजनेस तो उन्होंने बहरहाल एग्जिट कर लिया, लेकिन एक टाइम तक चाय का पोर्टफोलियो था, उससे पहले मार्जरीन का, ब्लू बैंड का पोर्टफोलियो था, उससे पीछे डालडा ऑयल का पोर्टफोलियो था, बहुत सारे रिलेटेड आइटम्स थे। उन्होंने रिलेटेड आइटम्स में डाइवर्सिफिकेशन की थी। वरना साबुन बनाना और आइसक्रीम बनाना दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन रिलेटेड प्रोडक्ट है, एक ही घर में जाता है। साबुन खरीदने वाले भी वही मार्केट है तकरीबन, वो भी तकरीबन वही मार्केट है। तो आप एक रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनाना शुरू हो गए। सर किसी रेस्टोरेंट का फार्म भी अपना है, एग्रीकल्चर भी खुद ही गए और उसके रेस्टोरेंट में अपनी ही लैंड फार्म से रॉ मटेरियल आ रहा है। सो इट्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड। ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड है। और वो रेस्टोरेंट अपने ही पास बैठ के खाना खिला रहा है, या उसकी डिलीवरी सर्विस खुद की चल रही है, तो फिर फॉरवर्ड भी खुद ही है, बैकवर्ड भी खुद ही है, पूरी चेन उसके हाथ में है। लेकिन वो जो फार्म चलाने के लिए सीड है वो तो किसी से खरीद रहा होगा, सीड तो खुद नहीं बना रहा होगा। तो वो जो सीड खरीदना है वो वाले सप्लायर से खरीदना है, वो उन्होंने इंटीग्रेट नहीं किया हुआ। ठीक है, फिर ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। अब देखो ये लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। ये इसका नक्शा है। स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आया हुआ होता, उनको यही समझ नहीं आ रहा होता कि इस नक्शे का क्या मतलब है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों एक वर्टिकल लाइन पे फॉल करते हैं। ये देखो ये वर्टिकल लाइन है आपकी, इसलिए इन्हें वर्टिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है। और रिलेटेड प्रोडक्ट्स इस हॉरिजॉन्टल लाइन में फॉल करते हैं, इसलिए इनको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो ये थोड़े से मुख्तलिफ प्रोडक्ट होते हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ मार्केट होती है, लेकिन कोई ना कोई रिलेशन इनका आपस में बन रहा होता है। अब नूडल्स की जो मार्केट है वो बच्चों की और इस तरह के लोगों की जो है वो मार्केट है। सर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में P2 एंड P3 सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे? सिमिलर नहीं होंगे, रिलेटेड होंगे, रिलेटेड होंगे, रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे। उसी तरीके की फैक्ट्री को इस्तेमाल करके, उसी तरीके के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आपको बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनका खरीदार एक ही सेगमेंट हो, खरीदार जरूरी नहीं है कि एक सेगमेंट हो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे सीमेंट की कंपनीज है ना, वो एक तरीके से अपना जो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो खास तौर पे खुद कर रही होती हैं, अपने लिए बिजली खुद बनाती हैं, क्योंकि उनको नेशनल ग्रिड से तो कोई वो ही है ही नहीं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस पे कोई काम करेगी और हमें बिजली बना के देगी। तो उनके अपने खुद के प्लांट्स बने हुए होते हैं। अब लकी वाला भी गैस से बिजली बनाता है, कोयले से बिजली बनाता है, उसको पता है बिजली कैसे बनाई जाती है, उसकी एक्सपर्टीज है ऑलरेडी। तो उसने एक और कंपनी खोल दी है, लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड। लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड बिजली बना के नेपरा को बेच रहा है, बिजली बना के वापडा को बेच रहा है, बिजली बना के आईपीपी के तौर पर प्रोड्यूस करके दे रहा है। उसको एक काम ऑलरेडी करना था सीमेंट के प्रोसेस में, उसको आता था, तो उसने वो कर लिया। लेकिन सीमेंट का और बिजली का कोई लिंक नहीं है आपस में।
इट्स अ रिलेटेड प्रोडक्ट बट दे आर नॉट सिमिलर प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट सोल्ड टू द सेम मार्केट। मार्केट्स भी इनकी थोड़ी बहुत डिफरेंट है। सीमेंट आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बेचते हो, बिजली आप आम घर में नेपरा वगैरह को बेचते हो, वापडा को बेचते हो। तो कभी कभी आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये देखिएगा कि क्या ये मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं। मिलते जुलते प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट को दे रहे हो सेम टाइप, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ही चीज आ जाती है। लेकिन अगर अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं लेकिन आपके रिसोर्सेज ऐसे हैं कि आप दोनों बेच सकते हो, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में आ जाता है। ठीक है सर, अगर कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए हो तो जो कंपनी लाइसेंस इशू करेगी तो वो भी तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाता है क्या? नहीं, वो तो लीगल मैटर है ना। अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए और गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, कंपनी थोड़ी देगी, गवर्नमेंट लाइसेंस देगी। उजैर कहते हैं सर कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? देखो कॉन्ग्लोमरेट के अंदर आप बिल्कुल ही अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स में जा रहे होते हो, और ये जो चार्ट आपके सामने बन रहा है ना, ये चार्ट आपको कॉन्ग्लोमरेट ही बनाता है। आप दूसरे प्रोडक्ट्स में चले गए, आपने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर ली, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करते करते एक वक्त आएगा आपकी पिक्चर आपको कॉन्ग्लोमरेट वाली नजर आएगी, कॉन्ग्लोमरेट वाली नजर आएगी। अब बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाता कि यार अगर कोई कंपनी मिसाल के तौर पे जो है वो स्टील बना रही है, तो वो स्टील बनाते बनाते बिल्कुल फिशिंग करना स्टार्ट कर दे। फिशिंग बिल्कुल ही एक अलग बिजनेस है। तो आदमी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ही जाता है, लेकिन इन द लॉन्गर टर्म, इन द लॉन्गर पिक्चर कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी होती है कंपनी जो बहुत तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है। फूड पांडा राइडर डिलीवरिंग फूड फ्रॉम देयर ओन रेस्टोरेंट। नहीं देखो, फूड पांडा की जो ये पांडा मार्ट वाली एग्जांपल है, तो तुम्हारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फॉल कर रही है ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी एग्जिस्टिंग मार्केट को एक सॉर्ट ऑफ एक नया प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो अगर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में यहाँ पे फॉल कर जाएगा, तुम्हारे पास फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद एनसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स की हेल्प से आप ये डिटरमिन करते हैं कि कंपनी का ग्रोथ साइकिल किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब देखो, आपने ये सब कर लिया, आपने रिलेटेड प्रोडक्ट्स खोल लिया, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए, लेकिन हर प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। हर प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। यहाँ पे लिंक क्रिएट होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है सर? हर प्रोडक्ट का एक इंट्रोडक्शन फेज है, एक उसकी ग्रोथ का फेज है, एक मेच्योरिटी का फेज है, और मेच्योरिटी के बाद एक डिक्लाइन का फेज है। डिक्लाइन का फेज है। सर एग्जांपल दें, ये कैसे हो सकता है? ये किस तरीके से? फरजाम कहते हैं सर नई मार्केट, नया प्रोडक्ट की कोई कैटेगरी है? ये बताया ना, लकी वाले बिजली बना रहे हैं, प्रोडक्ट ही बिल्कुल नया है, मार्केट ही बिल्कुल नई है। सीमेंट मैं थोड़ी खरीदता हूँ, सीमेंट तो बिल्डर खरीदता है, जिसे कंस्ट्रक्शन करनी है, जिसे बिल्डिंग बनानी है, डेवलपर खरीदता है। लेकिन बिजली मैं खरीदता हूँ नेपरा से, और नेपरा बिजली खरीदता है लकी इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड से। नेपरा सीमेंट नहीं खरीदता, बिजली खरीदता है। या वापडा की मिसाल ले लो, वापडा सीमेंट नहीं खरीदता, बिजली खरीदता है। डेवलपर सीमेंट खरीदता है, बिजली नहीं खरीदता है। तो ये नया प्रोडक्ट, नई मार्केट हो गई ना। उनके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की मदद से ही, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की मदद से ही वो कंपनी ये प्रोडक्ट जो है वो बना पा रही है, क्योंकि उनके पास सीमेंट में ये सारी रिसोर्सेज थी। उन्हें पता था ये काम कैसे होता है, उन्होंने बस प्लांट लगाओ, कोयला डालो, बिजली बनना शुरू हो जाएगी। उन्होंने प्लांट लगाया, कोयला डाला, बिजली बनना शुरू हो गई। ये क्या हो गया जी? आपकी एक नई मार्केट, एक नया प्रोडक्ट हो गया। जिस तरह एंग्रो की एग्जाम्पल है, कोलगेट वालों की एग्जाम्पल है, लकी वालों की एग्जाम्पल है। आप दूसरे इस तरह के बिजनेस टाइकून्स उठा के देख लें, तेली हो गया, ये नवीना टाइप टेक्सटाइल हो गया, ये कंपनीज वक्त के साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हाथ डाल लेती है, और फिर एक वक्त आता है इनकी शक्ल कॉन्ग्लोमरेट जैसी दिखती है। अब कोलगेट की एग्जाम्पल ले लो, मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज कोलगेट वालों के पास है, लखानियों के पास, सारी मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज उनके पास है। मैकडोनल्ड्स बिल्कुल एक अलग प्रोडक्ट, कोलगेट बिल्कुल एक अलग प्रोडक्ट। कॉन्ग्लोमरेट बन गया ना, सॉर्ट ऑफ एक कॉन्ग्लोमरेट बन गया। आपने नई एक्सपर्टीज डेवलप की और नया काम शुरू कर लिया, नई चीज बेचना शुरू कर दिया, आप कॉन्ग्लोमरेट की तरफ चले गए। कॉन्ग्लोमरेट बिल्कुल अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है। ना आपके पास कोई रिसोर्सेज थे, बस बिजनेस करने का सेंस था, बिजनेस करने का सेंस था, आपने उसमें हाथ डाला, वो प्रोडक्ट कामयाब हो गया। अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है, वो कॉन्ग्लोमरेट कहलाती है। रिलेटेड या कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती है, वो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाती है। बिल्कुल ही अनरिलेटेड चीज पर मैं जा रहा हूं तो वो मेरी कॉन्ग्लोमरेट वाली चीज कहलाएगी। रिलेटेड प्रोडक्ट्स में अगर मैं जा रहा हूं तो फिर ये मेरी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाएगी। फ्रेगमेंटेड मार्केट और इमर्जिंग मार्केट भी लिंक होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमारे पास आ जाता है एक इंट्रोडक्टरी फेज, एक आ जाता है ग्रोथ फेज, फिर आ जाता है मेच्योरिटी, और फिर आ जाता है डिक्लाइन।
मुझे बताओ आप में से कितने लोग आज पिज्जा मंगवाते हुए पिज्जा हट ऑर्डर करते हैं? करते हैं तो यस लिखें, नहीं करते हैं तो नो लिखें। अगर पिज्जा हट आपकी चॉइस नहीं होती तो नो लिख दें। पहला आ गया नो 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 नो, नॉट एनी मोर। एक टाइम कितना अच्छा लगता था हमें ये, ऐसा है ना। उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। उन्होंने देखा यार ये इटालियन स्टाइल के और दूसरे स्टाइल के यूरोपियन स्टाइल के पिज्जाज जो है वो अब आने लगे हैं, इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, मार्केट ने उनको उठा के बाहर फेंक दिया। चल ठीक है, आप नोकिया की एग्जाम्पल ले लो, आप यही एग्जाम्पल कोडैक की ले लो। कैमरा आते थे उनका, डिजिटल कैमराज आते थे, रोल कैमराज आते थे, उन्होंने डीएसएलआर पे शिफ्ट नहीं किया। आज कोडैक को कोई भी नहीं जानता, कोडैक का बॉडी रह गया। कैनन ने कर लिया, नाइकॉन ने कर लिया, नोकिया ने चेंज नहीं किया अपने आप को। सैमसंग ने चेंज किया। सैमसंग के सीईओ का बड़ा मशहूर जुमला है, उसने कहा था जी अपनी फैमिली को छोड़ के सब कुछ बदलना है। कंपनी में जिस तरह खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं हम, सब बदलना है अपनी फैमिली को छोड़ के। पूरा स्टाइल, स्ट्रक्चर, ब्रांडिंग सैमसंग ने सब बदल दिया वक्त पे। आज सैमसंग एप्पल के साथ खड़ा हुआ है, कॉम्पीट कर रहा है पूरी दुनिया में। दूसरे कंपेटिटर्स आ गए हैं लेकिन कॉम्पीट कर रहा है। सीडी रोम रिप्लेस बाय यूएसबी, फ्लॉपी रिप्लेस बाय सीडी रोम ने फ्लॉपी को रिप्लेस किया और फिर यूएसबी ने सीडी रोम को रिप्लेस किया। आज क्लाउड्स यूएसबी को रिप्लेस कर रहे हैं। किसी को नहीं पसंद यूएसबी में चीजें देके दूसरों को भेजना, अरे जी क्लाउड पे डाल दो, वी ट्रांसफर पे डाल दो, ड्राइव पे डाल दो। एक वक्त आएगा आप हार्ड डिस्क लेना छोड़ देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 4-5 साल आप रुक जाएं, आप हार्ड डिस्क देखेंगे ही नहीं लैपटॉप्स में। सब कुछ क्लाउड पे हो रहा होगा। वन टाइम सब्सक्रिप्शन ले लो, सारा डेटा आपका क्लाउड पे पड़ा हुआ है। ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग अबाउट टू रिप्लेस टीवी। टीवी तो हो ही गया ना रिप्लेस, अब एलसीडी की डिमांड है, टीवी की नहीं है। मेरा कहने का मकसद केबल की डिमांड नहीं है बिल्कुल। लोगों को केबल नहीं चाहिए, लोगों को वो स्क्रीन चाहिए, ताकि वो अपना फोन लैपटॉप उससे कनेक्ट करके जो देखना है वो देख लें, बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख लें। तो ये बहरहाल हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। तो सर जब हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है तो मैंने भी तो डिसीजन लेना होता है कि मुझे किस प्रोडक्ट के बारे में क्या करना है। वो डिसीजन मेकिंग का कोई फ्रेमवर्क है? बिल्कुल है। वो डिसीजन मेकिंग कहलाती है पोर्टफोलियो एनालिसिस। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे बड़ा फैक्टर है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स करते हैं हम एनालाइज पोर्टफोलियो एनालिसिस में। ठीक है सर, बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? 4 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टार, कैश काउ, प्रॉब्लम चाइल्ड और डॉग। सर स्टार क्या होता है? स्टार वो होता है जहां पे आपकी मार्केट ग्रो कर रही है, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से आपकी मार्केट इस स्टेज पे है, ग्रोथ स्टेज पर है, मार्केट ग्रो कर रही है और आपके पास एक हाई मार्केट शेयर है। हाई मार्केट शेयर का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट लीडर हैं, या तो आप लीडर हैं या लीडर के आसपास कहीं पे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्री में टोटल 20 लोग हैं जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट है, ग्रोथ फेज में टोटल 20 लोग हैं। मेरे पास उस इंडस्ट्री के अंदर 15% का मार्केट शेयर है और जो मार्केट लीडर है उसके पास 56%, 55% का मार्केट शेयर है, 55% का मार्केट शेयर है। बताओ ये हाई कहलाएगा या लो कहलाएगा? 20 लोग टोटल बेचते हैं उस प्रोडक्ट को, 20 लोग, 20 पीपल सेल दैट। मेरे पास 15% का मार्केट शेयर है, जो लीडर है उसके पास 55% का मार्केट शेयर है। क्या ये हाई कहलाएगा? नहीं सर, इफ नॉट लो इट्स मॉडरेट शेयर। ये मॉडरेट शेयर है, आपके पास कोई बहुत ज्यादा हाई शेयर नहीं है यहाँ। हो सकता है आपके जैसा कोई एक और हो, फिर बाकी सारे छोटे 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 हो सकता है आपके जैसा कोई और भी हो। अगर आपका शेयर 30-35%, 40% के आसपास है और लीडर का, मार्केट लीडर का जो शेयर है वो 50% के आसपास है, बाकी छोटे कंपेटिटर्स के पास है, तो ठीक है, समझ आता है यूर समवेयर नियर टू द हाई मार्केट शेयर। तो हाई मार्केट शेयर हमेशा रिलेटिव होता है। मेरी एक जमाने में अंडरस्टैंडिंग ये होती थी बीसीजी मैट्रिक्स के ये स्टार को लेकर, जब मैंने पढ़ा था शुरू में भी इसको जो है एनालाइज करना शुरू किया था, मुझे लगता था स्टार वो होता है जो मार्केट लीडर होता है। नहीं, जिसके पास हाई मार्केट शेयर होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मार्केट लीडर हो, बट इट इज नेसेसरी कि उसका हाई मार्केट शेयर हो, थोड़ा ज्यादा मार्केट शेयर हो, वो लीडर के पास करीब करीब कहीं पे पाया जाता हो। फिर अगर मार्केट लीडर का शेयर 6-7% है और आपका शेयर 4-5% है तो भी ज्यादा है। लीडर के करीब हो तो वो हाई कहलाएगा। अब वो रिलेटिव है, डेटा देखना पड़ेगा, कितने कंपेटिटर्स हैं, कितने लोगों के पास कितना है,
आप कभी कभी 4-5% की गैप के बाद भी लीडर के बहुत करीब होंगे, कभी कभी 2% के गैप के बाद भी बहुत दूर होंगे। ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, ठीक है। कैश काउ कौन से फेज में होती है सर? कैश काउ मेच्योरिटी फेज में होती है। पहले तो ये तयन कर लो, इसकी मार्केट मेच्योर हो चुकी होती है या डिक्लाइन पर होती है, या मेच्योरिटी पे होती है या अबाउट टू डिक्लाइन होती है। मार्केट मेच्योर और अबाउट टू डिक्लाइन। मार्केट में ग्रोथ नहीं है, या तो नीचे जा रही है या स्टैग्नेंट हो गई है, मेच्योर हो गई है, ठीक है। या तो मेच्योरिटी आ जाती है या अबाउट टू डिक्लाइन आ जाता है फेज, दोनों में से कोई एक चीज होती है। लेकिन हमारा मार्केट शेयर यहाँ पे बहुत हाई होता है। हाई मार्केट शेयर होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करूं प्रॉब्लम चाइल्ड की, तो प्रॉब्लम चाइल्ड में भी सर मार्केट ग्रोथ फेज में होती है, या वो इंट्रोडक्शन में होगी या वो ग्रोथ फेज में होगी, ठीक है। नई नई कोई चीज आई है, लेकिन आपका शेयर बहुत लो होता है यहाँ पे। ये है मसला, प्रॉब्लम चाइल्ड। भाई आपका शेयर लो क्यों है? आप क्यों नहीं बेच पा रहे ज्यादा इस मार्केट में? आप क्यों एक छोटे कंपेटिटर की तरह ऑपरेट कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट बातें हैं ये सारी थ्योरीज कैपिटलिस्ट हैं। बिजनेस क्यों पीछे है, आगे क्यों नहीं बढ़ा, प्रॉफिट क्यों नहीं है इतना आगे, आप क्यों नहीं जा रहे? और डॉग, डॉग तो सर सीधा सीन है, मार्केट या मेच्योर हो रही है या डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। और आपका शेयर बहुत ही लो है, सिंपल ऐसे समझ लो। दो चीजें देखो, पहले मार्केट देखो। अगर मार्केट ग्रोइंग है, इंट्रोडक्शन फेज में है या ग्रोथ फेज में है, तो फिर या तो आप स्टार में फॉल कर रहे होगे या प्रॉब्लम चाइल्ड में। अगर मार्केट मेच्योर हो गई है, डिक्लाइनिंग फेज में है, तो या तो आप कैश काउ में होगे या डॉग में होगे। इन दोनों, दो दो का सेट बना लो, इजी हो जाएगा समझना। फिर अपना मार्केट शेयर देखो। अगर मार्केट ग्रोइंग फेज में है या इंट्रोडक्शन में, ग्रोइंग में अच्छी ग्रोथ आ रही है, आपका शेयर बहुत ही अच्छा है, तो स्टार प्रोडक्ट है। आपका शेयर बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, तो प्रॉब्लम चाइल्ड है। मार्केट मेच्योरिटी या डिक्लाइन पर है, आपका शेयर बहुत अच्छा है, तो कैश काउ है। आपका शेयर नहीं अच्छा है, तो जो है वो डॉग है। सर इससे होता क्या है? इतनी सारी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन करा रहे हैं, इससे होगा क्या? इससे फ्यूचर स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी कि आगे आपने क्या करना है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, किसको लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सूरत हाल ये होती है कि जब आप स्टार में फॉल कर रहे हैं, यू हैव टू मेंटेन और एटलीस्ट इंक्रीज योर जो है वो पोजीशन। आपका कैश कहां से आएगा? आपका कैश आएगा कैश काउ से। सॉरी, एरो उल्टा बना दिया। कैश काउ आपको कैश देगा, और इस कैश को आप यूटिलाइज कहां करेंगे? सर आप यूटिलाइज करेंगे स्टार को मेंटेन करने और ग्रो करने में, और प्रॉब्लम चाइल्ड के मसले हल करने में। जो प्रॉब्लम चाइल्ड है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। सॉल्व द प्रॉब्लम्स हियर। यहाँ पे आप चीजों को सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स को, मसले मसाइल को हल करें। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्या ऐसा इशू हो गया? यहाँ पे जो मसले हैं उसको आप हल करें, उस पर पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें। अगर प्रोडक्ट में गलतियां हैं, प्रोडक्ट ठीक करें। मार्केटिंग में गलतियां हैं, मार्केटिंग ठीक करें। जैसे मोबाइल फोन्स की मार्केट ग्रो हो रही थी, सैमसंग ने अपने आप से पूछा भाई हम क्यों नहीं ग्रो कर रहे, हमारे फोन क्यों नहीं बिक रहे हैं, स्मार्टफोन्स। उन्होंने कहा जी चेंज कर दें सब, गैलेक्सी सीरीज लेके आए, वो बिल्कुल हाई एंड सीरीज थी, जबरदस्त ना, तोड़ दिया फोड़ दिया मार्केट को उन्होंने। गैलेक्सी सीरीज लेके आए, वो S1 आया था पहला, S2 आया, S3 आया, S4 आया, S5 आया। मैंने खुद कर्जा करके S6 लिया था उस जमाने में, थोड़े पैसे अपने दोस्तों से उधार किए थे, और S6 लिया था उस वक्त जब नया नया लॉन्च हुआ था। आज वो फोन देख के बिल्कुल एक मजाक लगता है कि ये क्या फोन है। अब तो मेरे ख्याल S20 चल रहा है, S21 चल रहा है गालिबन, को ये वर्जन जो है गैलेक्सी सीरीज का चल रहा है। बेहतरीन सीरीज उन्होंने निकाली, सब कुछ चेंज कर दिया। तो ये होता है प्रॉब्लम चाइल्ड के मसले सॉल्व करना। अब जिसको सैमसंग समझ में आता है, जिसको सैमसंग की एग्जांपल समझ में आती है, उसको प्रॉब्लम चाइल्ड को रट्टा क्यों लगाना है, मुझे ये बताओ। उसे क्यों रटना है? वो ये देखे भाई कंपनी किस स्टेज में है, मार्केट शेयर कितना है, और मार्केट किस फेज में है, ग्रोथ में, इंट्रोडक्शन में, मेरा शेयर कितना। एंड हो गई बात, खत्म। आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे ये आगे बढ़ रही है चीज। यू वुड लिटरली अंडरस्टैंड एवरीथिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आती है बात। और सर डॉग के साथ क्या करना है? सेल इट टू द कैश काउ ऑफ द मार्केट।
भाई डॉग में क्या हो रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट डॉग कैटेगरी में फॉल कर रहा है, मतलब आपकी मार्केट जो है वो डिक्लाइन या मेच्योरिटी की तरफ है, तो कोई तो होगा ना जो इस मार्केट का कैश का होगा, जो इस मार्केट का लीडर होगा, जिसके पास हाईएस्ट मार्केट शेयर होगा या हाई मार्केट शेयर होगा, उसको बेच दो ये धंधा और बाहर आ जाओ। वो तो ये धंधा कर रहा है ना ऑलरेडी, कैश कमा रहा है, बाहर आ जाओ। तो सर फिर अगर हम कैश का हो तो कब तक रहें? जब तक आपको कैश मिलता है तब तक रहो, जब तक ये मार्केट 100% खत्म नहीं हो जाती तब तक रहो। एप्पल ने एयरपॉड्स में यही, सॉरी आईपॉड में यही किया था। MP3 प्लेयर कहते थे उसको, MP3 प्लेयर उस जमाने में, उन्होंने आईपॉड थोड़ा सा शशका ना, मतलब एप्पल है तो शशका ले आए, आईपॉड को जो है वो लॉन्च किया, बहुत बहुत अच्छी मार्केट गई, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, उनका एक जो है वो मार्केटिंग लाइन थी, वो उसको मार्केट करते थे उस तरह से, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, जेब में रखा, और जो है वो लोग बहुत बहुत बूम किया, बड़ी बड़ी ग्रोथ की, मेच्योरिटी आ गई, मोबाइल फोन्स में सॉन्ग्स आना शुरू हुए, लोगों ने मोबाइल फोन्स में सुनना शुरू किया, डिक्लाइन फेज शुरू हो गया। एप्पल ने तब तक बेचा जब तक आखिरी यूनिट बिक रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं किया, तब तक बेचा जब तक आखिरी यूनिट बिक रहा है। एप्पल ने बोला जब तक बिक रहा है बेच दो। तो कैश के अंदर, कैश काउ के अंदर यही सिनारियो होता है, जब तक कैश मिल रहा है आप कैश हासिल करें, मैक्सिमम कैश यहां से बाहर निकालें, मैक्सिमम पॉसिबल कैश। मैक्सिमम कैश यहां से निकाल लें, जब तक ये इंडस्ट्री खत्म नहीं हो जाती कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप डॉग हैं, इस मार्केट के कैश काउ को बेच के बाहर आ जाएं, या अगर डिसकंटिन्यू करने में लॉसेस नहीं हो रहे, नुकसान नहीं हो रहा, डिसकंटिन्यू कर दें, डिसकंटिन्यू करके बाहर आ जाएं, ठीक है। और अगर आप प्रॉब्लम चाइल्ड में हैं तो मसलों को हल करें, अगर आप स्टार में हैं तो किसी और को आगे आने ना दें, किसी और को आगे ना आने दें। सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट में किन दो कंपनियों का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर पता चलता है आपको? हाँ जी, जब मैं बोलता हूँ सॉफ्ट ड्रिंक, कौन सी दो कंपनियां आपके जहन में आती हैं सबसे ज्यादा? कोका कोला और पेप्सी। एक्सेलेंट सर, दोनों ही स्टार कैटेगरी में फॉल करते हैं इस मार्केट के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट के अंदर। कंपेटिटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो हाईएस्ट कंपेटिटर हैं। किसी मार्केट में आपको पेप्सी ऊपर दिखेगा, किसी मार्केट में आपको कोका कोला ऊपर दिखेगा। कहीं कोका कोला के प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे चल रहे हैं, कहीं पेप्सी के प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। दोनों की शेदाई हर जगह पे मौजूद है। कुछ लोग पेप्सी के प्रोडक्ट्स को बड़ा पसंद करते हैं, कुछ कोका कोला को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन इतना ऊपर जाने के बाद भी क्या ये लोग ऐड बनाना बंद करते हैं? क्या ये आपको याद दिलाना बंद करते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं? कोका कोला, कोक स्टूडियो, पेप्सी आए दिन कोई ऐसा गाना निकाल लेंगे जो गाना जो है वो बिल्कुल जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो के ऊपर चल रहा है। कैश काउज, ये स्टार प्रोडक्ट्स हैं यार। द मार्केट इज नॉट डिक्लाइनिंग, द मार्केट इज नॉट मैच्योर्ड इनफ। जो नया बच्चा पैदा होता है वो कोल्ड ड्रिंक पीने में लग जाता है। क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स की ग्रोथ रुक गई है? आपको कहीं से लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की मार्केट मैच्योर हो चुकी है, उसकी ग्रोथ रुक गई है? नहीं, इट्स ग्रोइंग एवरी ईयर विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग इसकी कंजम्पशन में इजाफा ही करते चले जा रहे हैं। कौन सी टेबल है, कौन सा इवेंट है, कौन सी शादी है जहां पे एक ड्रिंक्स जो है वो सर्व नहीं होती? ब्लैक में देख लो तो पेप्सी और कोका कोला, व्हाइट में देख लो तो कोका कोला की स्प्राइट है और पेप्सी की 7 अप है, अगर ऑरेंज में देख लो तो कोका कोला की फैंटा है और पेप्सी की जो है वो मिरिंडा है। मौजूद है आपके सामने। ड्यू मेरा ख्याल है इन दोनों में से किसी की नहीं है, ड्यू किसी और की है शायद, या शायद पेप्सी की है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। लेकिन आप देखिए, हम दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर, ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर दोनों के पास एक बड़ा मार्केट शेयर मौजूद है। हाँ, अगर ये इंडस्ट्री का किसी दिन मेच्योरिटी आ जाती है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है, तो दोनों कैश काउ के जुमरे में आ जाएंगे। फिर जिसके पास जितना ज्यादा कैश है वो कॉम्पीट कर पाएगा, जिसके पास कैश नहीं है वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, साफ सी बात है। लेकिन ये मुस्तकिल ब्रांडिंग करते रहते हैं, आपको याद दिलाते रहते हैं कि दे एग्जिस्ट, मुस्तकिल आपको याद दिलाते रहते हैं दैट दे एग्जिस्ट, ठीक है। सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट वीकनेसेस इन बीसीजी मैट्रिक्स। बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर देता है ये अलीना। मेरा हर प्रोडक्ट लाजमी नहीं है कि इसकी किसी ना किसी चीज के ऊपर फिट इन करे, थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई कर देता है, उसके पीछे असम्पशंस होती हैं बहुत सारी। कभी कभी आप डॉग के ऊपर भी मेहनत करके उसको ऊपर ला सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में चेंजेस करके आप प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को एनहांस कर देते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये नहीं बताता आपको, आप प्रोडक्ट में चेंजेस कर दो। मिसाल के तौर पर अगर पिज्जा हट चेंजेस कर देता तो अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को एनहांस कर देता, नोकिया अगर चेंजेस कर देता तो अपने प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को एनहांस कर देता। सर अगर ऑफिस की तरफ से लंच डिनर रीइंबर्स हो तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक वाजिब हो जाती है। सही बात है। नहीं, अगर ऑफिस की तरफ से लंच डिनर रीइंबर्स हो तो खाना ही वाजिब हो जाता है हमारे ऊपर, कि नहीं जी ये तो रीइंबर्समेंट आ रही है, माले मुफ्त दिले बहरेम, जो मंगवाना है मंगवाओ।
मैंने ये आर्टिकल्स में नोट किया था कि जब अलाउंस मिल रहा होता था ना, कैश में, कैश अलाउंस मिल रहा है, आप जाएं आपको कैश मिल जाएगा, तो लोग प्रेफर करते थे कि जी घर का खाना ले आए हैं जी, थोड़ा मुनासिब खा लें, जितनी पेट को जरूरत है उतना खा लें। लेकिन जहां आपके पास जो है वो सूरत हाल ये होती है कि जी माले मुफ्त है दिले बह रहे हैं, में कोई मसला नहीं है, आप जितना मंगवाना है मंगवा लें, रीइंबर्स होगा, कैश नहीं मिलेगा। वे लोग बोलते हैं ये भी मंगवाओ वो भी मंगवाओ, ये भी ट्राई करो वो भी ट्राई करो। खैर, तो कहने का मकसद ये कि आपको स्ट्रैटेजी सोचनी होती है कि बीसीजी मैट्रिक्स के कौन से एम्बिट में क्या चीज फॉल कर रही है और फिर इसमें मेरी फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ये फ्यूचर स्ट्रैटेजी की सारी बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा सर डेवलपमेंट करने के फिर मेथड्स कौन से होते हैं, ये तो आपने डेवलपमेंट का एक पूरा फ्रेमवर्क बता दिया, तरीका बता दिया जहां पे ये चीजें फॉल करती हैं। मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं? सर मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट में आता है आपके पास फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, पार्टनरशिप्स। फिर पार्टनरशिप्स के अंदर देखो तो जेवीज, पार्टनरशिप्स के अंदर देखो तो कोलैबोरेशन। सर जेवी ज्यादा बाइंडिंग होती है, लीगल होती हैं, दो कंपनियां मिलकर एक कंपनी बनाती हैं, दोनों का 50-50% मार्केट शेयर होता है और 50-50% तरीके से जो वो काम करती हैं, ये बहरहाल आपके पास जो है वो जेवीज वाला एम्बिट होता है। और कोलैबोरेशन के अंदर ये होता है कि कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट या हमें कोई अलग कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, हमने अपने रिसोर्सेज को, एक्सपर्टीज को पूल किया और हम मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो फायदा होगा उसको हम बांट लेंगे। ये बार हमारे पास जो है वो कोलैबोरेशन कहलाती है। जैसे बहुत सारे मीडिया हाउसेस के साथ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ आप कोलैबोरेट करते हैं और एक कंबाइंड प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं, दोनों प्रॉफिट्स को बांट लेते हैं आपस में, ठीक है। आपका फ्रेंचाइजिंग का एंगल है जहां पे आप अपने राइट्स किसी को हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई वो प्रोड्यूस कर सकता है आपके नाम से, लेकिन इधर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं, चीजों का ऑडिट किया जाता है, उनको चेक किया जाता है, अपफ्रंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ मिल जाती है और आप अपने कोर काम पे फोकस कर सकते हैं, एक्सपेंशन पे फोकस कर सकते हैं। लाइसेंसिंग, और यहाँ पे ना अमूमन फ्रेंचाइजिंग के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, बहुत ही ज्यादा मेजरेबल, क्वांटिफाइबल, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, तो उसकी फ्रेंचाइज दी जा सकती है। जैसे ब्रॉडवे पिज्जा की एग्जांपल ले लो, स्टैंडर्ड पिज्जा है, सबको पता है कैसे बनाना है। बर्गर लैब है, स्टैंडर्ड बर्गर है, पता है कैसे बनाना है। बर्गर किंग है, स्टैंडर्ड है, पता है कैसे बनाना है। थर्स्टी, ये 1 डिग्री की एग्जांपल ले लें, थर्स्टी की एग्जांपल ले लें, सोडा जूस है, पता है किस तरीके से बनाना है, मिक्स बना बनाया आ जाता है, आप उसकी फ्रेंचाइज ले सकते हैं। लाइसेंसिंग के अंदर फिर उसकी प्रोडक्शन के राइट अगर कंपनी दे रही है तो वो लाइसेंसिंग का पर्सपेक्टिव होता है। पार्टनरशिप्स के अंदर इस तरीके से जो है आपस में कोलैबोरेट किया जाता है। जेवी रिस्क शेयरिंग मेथड में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, रिस्क शेयरिंग में आप जेवी यूज कर सकते हैं, इसमें आप रिस्क शेयर करें, कोलैबोरेशन में भी आप रिस्क शेयर करते हैं। और फ्रेंचाइजिंग खासतौर पे सवाल में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फ्रेंचाइज कब देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए। तो देखो फ्रेंचाइजिंग तब देनी चाहिए जब आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हो, आपकी गाइडलाइन जबरदस्त हो, आप अपनी पूरी चीज को मॉनिटर कर सकते हैं, प्रोडक्ट की रेसिपी और क्वालिटी से आप बाहर आ चुके हैं, वो वाला पार्ट डन हो गया, आपने सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है, हर चीज का एक प्रोसेस बना दिया है, सब चीज का प्रोसेस बना हुआ है, सब चीज ऑटोमेट हुई हुई है, नो वरीज, नो वरीज आप काम करें, फ्रेंचाइज आप दे सकते हैं। लेकिन आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा कस्टमर स्पेसिफिक है, जैसा कस्टमर चाहता है आपको वैसा बना के देना पड़ता है, हर बार उसके अंदर टेस्ट का एंगल आ जाता है, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर वो बहरहाल फ्रेंचाइजिंग में इतना आसानी से नहीं फॉल कर पाता। अब आप कहेंगे सर सबवे की तो फ्रेंचाइजेस हैं, सबवे तो कस्टमाइज बनाता है, अरे सबवे उन्हीं गिवन चीजों में से कस्टमाइज बनाता है, वो आपके सामने गिवन 8-10 चीजें पड़ी होंगी, पूछ लेगा ये डालना है ये डालना है ये डालना है, तो एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट हो तो स्टैंडर्ड ही गया ना। पॉसिबल रेसिपीज ये 10 बनेंगी, 10 चीजें सामने पड़ी हुई हैं, 10 में से कोई भी एक आप चूज कर लेंगे, 10 फॉर्म्स हो गई उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की, 10 फॉर्म्स हो गई। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई एक फैशन डिजाइनर है, अब वो अपनी कस्टमर की सोच, पसंद, माहौल, कहाँ पहनना है, किस तरह की सोच है, माइंडसेट, उस हिसाब से वो फैशन डिजाइनर अब कपड़े बना रहा है या बना रही है। अब आप इसको फ्रेंचाइज करके बताओ, इट कैन नॉट बी फ्रेंचाइज्ड, ये इतनी आसानी से फ्रेंचाइज नहीं हो सकता। अगर मिसाल के तौर पे आप एक अच्छे फैशन डिजाइनर हैं, आप ईए फैशन डिजाइनिंग की कंपनी के नाम से आप काम करते हैं, अब आप किसी और को दें अपनी एजेंसी,
उसने अगर आपके कस्टमर के सामने नाम खराब कर दिया ब्रांड का, तो हाउ वुड यू प्रोटेक्ट दैट? क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट तो नहीं है। तो फ्रेंचाइजिंग की हमेशा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट जितना स्टैंडर्डाइज्ड होगा, आपकी फ्रेंचाइजिंग उतनी ही कामयाब होगी, और फिर आपके कंट्रोल जितने मजबूत होंगे उतना लॉन्ग टर्म होगा। तबरेज कहते हैं सर केएफसी के साथ ब्रांचेस अच्छे हैं और कुछ बिल्कुल नहीं, तो यहाँ फ्रेंचाइजिंग के बावजूद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस वाला एलिमेंट नजर नहीं आता। अब वो उनकी वीकनेस है कि वो सब जगह पे कंट्रोल नहीं रख पाते, वो सब जगह पे कंट्रोल नहीं रख पाते। लेकिन आप दुबई चले जाएं, आप दुबई के अलावा दूसरे ममालिक में चले जाएं, आपको केएफसी की तमाम ब्रांचेस पे सेम स्टैंडर्ड मिलेगा, हर फ्रेंचाइज पे आपको सेम स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर एक तरीका ये है कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर लें, जेवी बना लें, लाइसेंसिंग दे दें, फ्रेंचाइजिंग कर लें, पार्टनरशिप्स कर लें, ये सारे तरीके होते हैं। फिर एक यहाँ पे एक एंगल आता है आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशन का। सर मर्जर की एग्जांपल बहुत ही अच्छी एग्जांपल आपके पास, मोबिलिंग था प्लस वारिद हुआ, दोनों को खत्म करके कंपनी बना दी जायज। अब जो भी ये जायज है, जायज के नाम से इनका ब्रांड चलता है, पहले ब्रांड नेम था, पूरा बाकायदा इनका प्रॉपर जो है वो नाम ही जायज हो चुका है। ये दोनों ब्रांड्स वहां पे एक्यूमुलेट कर गए। एक्विजिशन की एग्जांपल ले लो, कोई भी कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है, वो आपके पास एक्विजिशन की एग्जांपल बन जाती है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, लकी सीमेंट ने एक्वायर कर लिया आईसीआई को, ठीक है। दराज की एग्जांपल ले लो, दराज की भी एक्विजिशन हुई थी। अली बाबा ने दराज को एक्वायर किया। इसी तरीके से एक डच कंपनी ने एंग्रो फूड्स को एक्वायर किया। एंग्रो फूड्स आज एंग्रो फूड्स फ्राइजलैंड कैंपेना एंग्रो फूड्स बन चुका है, ठीक है ना। फ्राइजलैंड कैंपेना एंग्रो फूड्स बन चुका है। करीम उबर ने एक्वायर किया। तो ये भी तरीका एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का होता है। इसी तरीके से फूड पांडा ने ईटोए को एक्वायर किया था। क्या आप लोगों के बचपन की बात है जब आप जो है वो टॉफी खाया करते थे, ईटोए एक कंपनी थी जो फूड डिलीवरी में पहले आई थी। फूड पांडा ने ईटोए को एक्वायर किया था, और जो ईटोए का फाउंडर था नुमान, नुमान को अपना सीईओ बना लिया था। नुमान ने रिसेंटली 1-1.5 साल पहले फूड पांडा से रिजाइन दिया एंड ही लेफ्ट पाकिस्तान बेसिकली। नुमान ने जो है वो ईटोए बनाया था। डीएचए फेज 5 फेज 4 का एक जवान लड़का जिसने सोचा कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए, पूरा ईटोए बनाया, डिप्लॉय किया, टेक्नोलॉजी समझी, एवरीथिंग ही डिड हिमसेल्फ। फूड पांडा ने उसको एक्वायर भी कर लिया और फूड पांडा पाकिस्तान का सीईओ भी बना दिया। कंपटीशन को किल कर दिया ना, कंपटीशन खत्म कर दिया। वरना आज फूड पांडा और ईटोए कंपटीशन के लिए लड़ रहे होते और नुमान एक कंपटीशन वाले फेज में होता, खत्म। तो एक मर्जर एक्विजिशन भी आपके पास ये वाला जो है वो मामला होता है, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स आपके पास स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के होते हैं, और ये पूरा आपके पास जो है वो स्ट्रैटेजी वाला एंगल होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1-1.25 घंटे में हमने इफ नॉट 100%, हमने 80% स्ट्रैटेजी को यहाँ पर रिवाइज कर लिया, 80% को रिवाइज कर लिया। थोड़ा बहुत ग्रोथ मॉडल और वो जो क्राइसिस वाला सारा है वो एक रह गया, वो मैं इंशाल्लाह सवालात के साथ करवा दूंगा रिवाइज। और एक आपका ये 2-3 कुछ और चीज़ें रह गई होंगी, लेकिन वैसे अगर आप देखो तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आपका पूरा स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो है वो कवर हो गया। अब मुझे बताओ, व्हेन डू यू नीड जुम्मे की नमाज का ब्रेक? अगर मैं सवाल शुरू करवा दूंगी, मेरे यहाँ तो जुम्मा 2 बजे है, 1 से 2.5 ब्रेक करना है या 1.5 से 2.5 ब्रेक करना है? सवाल ब्रेक के बाद सॉल्व करें तो फिर लेट तो नहीं आओगे, बिल्कुल टाइम पे आ जाओगे। मैं 2.5 बजे सवाल शुरू करा दूंगा। हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो बस सवाल में शुरू करवा दूंगा, लेट नहीं होना है। 2:30 पे आपने आ जाना है, सही है। हाँ ठीक है, 2:15 का आप माइंड बनाओ, 2:20 2:25 जैसे ही लोग जमा हो जाएंगे मैं इंशाल्लाह शुरू करा दूंगा। ठीक है, चलो स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन ब्रेक के बाद करते हैं। आप लोग जोर की नमाज पढ़ लें, लंच कर लें। हम 2:15 से 2:30 के बीच में जहाँ मुझे लगेगा स्टूडेंट जमा हो गए, विल इंशाल्लाह रिकन्वीन स्टार्ट, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, ब्रेक के बाद मिलते हैं।